आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सिलेबस में जो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो मैं जब भी आपके क्लासरूम में विलियम शेक्सपियर की बात होती है, जब भी कोई प्ले आता है, जब भी कोई पोइम आती है, तो बार बार मैं आपको बताता हूँ विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के सबसे पॉपुलर प्ले राइट हैं। He is one of the most popular playwrights, most popular novelist of Elizabethan age. He was also an artist. He has written 37 plays in total. ये जो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये उन 37 प्लेज में से एक है। और सोनेट्स की अगर बात करें तो 54 सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं। तो जब भी कभी विलियम शेक्सपियर का नाम आता है तो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि एलिजाबेथन एज के सबसे मोस्ट पॉपुलर प्ले राइट हैं। 37 प्लेज लिखे हैं और 54 सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं। तो आज हमारे सिलेबस में जो आपका प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसकी थोड़ी बात करेंगे। देखिए, उसमें एक सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द प्लॉट कंस्ट्रक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय प्लॉट कंस्ट्रक्शन, या डिस्क्राइब द प्लॉट कंस्ट्रक्शन इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो देखिए, प्लॉट क्या है, सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट डू यू मीन बाय प्लॉट। तो प्लॉट किसे कहेंगे? प्लॉट इज ए लिटरेरी टर्म, एक ऐसी लिटरेरी टर्म which is used to describe the events and incidents that make up a story। आप कोई भी स्टोरी पढ़ेंगे, आप कोई भी नॉवल पढ़ेंगे, या आप इंडियन सिनेमा की बात करें, कोई मूवी आप देखेंगे, कोई आप नाटक देखेंगे, एपिसोड वाइज आप रोज़ नाटक वगैरह देखते हो, तो उनमें आप देखते हो कि एक इंसिडेंट जब होती है तो उसके बाद दूसरी इंसिडेंट, उसके बाद तीसरी इंसिडेंट, तो हर इंसिडेंट का एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन होता है, एक लॉजिकल कनेक्शन होता है। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स और इवेंट्स है, यही आपका प्लॉट है। किसी भी स्टोरी में, किसी भी नॉवल में लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इंसिडेंट्स, घटनाओं का एक दूसरे के साथ एक लॉजिकल सीक्वेंस होना, तो ये होता है प्लॉट। तो अगर बात करें मर्चेंट ऑफ वेनिस की, तो इसमें दो प्लॉट हैं, एक मेन प्लॉट और दूसरा सब प्लॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि मेन प्लॉट क्या है इसका। इसके मेन प्लॉट की बात करें तो देखिए, वेनिस में जितनी भी इंसिडेंट्स हुई हैं, वेनिस द सिटी ऑफ इटली, क्योंकि प्ले का जो नाम है दैट इज़ ऑल्सो द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो वेनिस का एक समृद्ध व्यापारी है, बिजनेसमैन है, प्रोस्पेरस बिजनेसमैन है, अंटोनियो, और उसके इर्द गिर्द ये सारी की सारी स्टोरी घूमती है, आप क्लासरूम में पढ़ चुके हैं। तो प्लॉट कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, इसमें एक मेन प्लॉट है और दूसरा सब प्लॉट। तो मेन प्लॉट में क्या आता है? द इंसिडेंट्स विच टुक प्लेस एट वेनिस, वेनिस शहर में जो घटनाएं घटित होती हैं। अगर हम सीन 1 एक्ट 1 की बात करें तो सीन 1 और एक्ट 1 का जो सीन 1 है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? इन ए स्ट्रीट ऑफ वेनिस। Antonio, the hero of the play, was standing in a street of Venice, और उसके कुछ फ्रेंड्स उसके पास आते हैं, वो बात करते हैं। इन द ओपनिंग सीन ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज वेरी मेलनकॉनिक, और वो लोग पूछते भी हैं कि व्हाट इज़ द रीजन ऑफ योर सैडनेस, लेकिन अंटोनियो जो है कुछ भी कहने से इनकार करता है। तो बात करते हैं कि मेन प्लॉट, जो इंसिडेंट्स वेनिस में घटित हुई हैं, जो घटनाएं, वो सारी की सारी क्या है, उसका मेन प्लॉट। और साथ साथ बेलमोंट को भी लेके चला है। विलियम शेक्सपियर इज ए जीनियस, वो अपने प्लेज के अंदर घटनाओं को इस तरह से बुनता है, इस तरह से लेके चलता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि मेन प्लॉट और सब प्लॉट दोनों साथ साथ कब चल देते हैं। तो इस प्ले में भी ऐसा ही हुआ है, मेन प्लॉट और सब प्लॉट दोनों साथ साथ चले हैं। वेनिस की जो घटनाएं हैं वो मेन प्लॉट की कैटेगरी में आती हैं, और जो बेलमोंट की जो घटनाएं हैं वो सब प्लॉट की कैटेगरी में आती हैं। तो आपसे कई बार पूछा जाता है प्लॉट कंस्ट्रक्शन, तो प्लॉट कंस्ट्रक्शन जो है इट इज़ बेसिकली एन आउटलाइन ऑफ द प्ले। और आउटलाइन ऑफ द प्ले में आप क्या लिखेंगे? बेसिकली समरी ऑफ द प्ले। तो समरी ऑफ द प्ले जब आप लिखेंगे तो आपने समरी ऑफ द प्ले को सिर्फ समरी के लिए नहीं लिखना है, आपने उसको अंदर डाल देना है प्लॉट कंस्ट्रक्शन। और प्लॉट कंस्ट्रक्शन कैसे? कि जो घटनाएं वेनिस में हुई हैं वो मेन प्लॉट की कैटेगरी में आती हैं, मेन प्लॉट के अंतर्गत आती हैं। और जो घटनाएं बेलमोंट में घटित हुई हैं, पोर्शिया के यहाँ घटित हुई हैं, जैसे वहाँ पे बहुत सारे शूटर्स आए हैं, प्रिंस ऑफ मोरक्को आया है, प्रिंस ऑफ अरागन आया है, बुसेनियो भी आया है, और कास्केट सीन की अगर हम बात करें तो वो सारा क्या है आपका
सब प्लॉट है, और विलियम शेक्सपियर ने दोनों ही प्लॉट्स को साथ साथ चलाया है, मेन प्लॉट को भी और सब प्लॉट को भी। तो इस तरह से आपने बताना है समरी में ही कि ये मेन प्लॉट है और ये सब प्लॉट है। तो ये तो रही बात प्लॉट कंस्ट्रक्शन की। अब इसके बाद बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स की। अगर पिछले यूनिवर्सिटी के पेपर्स हम देखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कुछ ऐसे सीन हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो पैराफ्रेज पे बेस्ड है। उसमें से पैराफ्रेज आपको दिया जाएगा और आपको रेफरेंस टू कंटेक्स्ट करना होगा। और रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आपको पता है कैसे करना है। पहले आपने उसमें रेफरेंस देना है और रेफरेंस में आप क्या लिखेंगे, these lines or this paragraph, this paraphrase has been taken from Merchant of Venice written by William Shakespeare, और these lines are said in this context, कि किसने ये लाइनें कही हैं और किससे कही हैं, बोलने वाला कौन है, who is the speaker and who is the listener, ये आपको बताना होता है। और उसके बाद आपको उसका अंडरस्टैंडिंग पूरी की पूरी कंटेक्स्ट लिखना होता है कि इन लाइनों में क्या कहा गया है, क्या मीनिंग है। तो उसकी अगर बात करें तो बेसिक हमारे 4 सीन ऐसे हैं इस प्ले के अंदर। देर आर 4 सीन्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें से छोटे क्वेश्चंस की बात करें, बड़े क्वेश्चंस की बात करें, या फिर हम रेफरेंस टू कंटेक्स्ट की बात करें, 4 ऐसे हमारे सीन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखो ओपनिंग सीन, ओपनिंग सीन एक्ट 1 सीन 1 किसी भी प्ले का, किसी भी नॉवल का, जैसा आपने पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा था कांथापुरा, तो कांथापुरा का भी ओपनिंग सीन आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था और आपने पढ़ा भी था और क्वेश्चंस भी उसमें से आते हैं। तो ओपनिंग सीन को आपने नहीं छोड़ना है। इस प्ले में भी सीन 1 एक्ट 1 जो है उसको आपने नहीं छोड़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ओपनिंग सीन। तो ओपनिंग सीन में विलियम शेक्सपियर ने जो अंटोनियो है उसको बड़ा सैड दिखाया है, मेलंकोनिक दिखाया है, वरीड दिखाया है। तो क्या उसका रीजन है, क्या उसके दोस्त पूछते हैं, कैसे वो आपस में उनकी कन्वर्सेशन होती है, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं एक्ट 1 सीन 1 में। तो सबसे पहले आप इस एक्ट 1 का सीन 1 जो है इसको आप जरूर पढ़ें। इसके बाद आपका आता है कास्केट सीन, और कास्केट सीन मैंने आपको बताया था, हालांकि सीन जो है ये बेलमोंट का है, पोर्शिया के घर का सीन है, लेकिन कास्केट सीन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसमें देर आर 3 कास्केट्स, मैंने आपको क्लासरूम में बोर्ड पे भी बताया है कि 3 कास्केट हैं, वन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड लेड। तो तीनों ही कास्केट्स के पीछे क्या सीक्रेट है वो मैंने आपको बताया था। इसके साथ कुछ कंडीशंस भी जुड़ी हुई हैं। तो ये जो कास्केट सीन है इट इज़ रिलेटेड टू पोर्शियाज मैरिज, कि पोर्शिया की जो मैरिज है वो इस कास्केट सीन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि उसके फादर की एक विल थी और अपने फादर की विल के अकॉर्डिंग सी वॉन्ट्स टू मैरी बिकॉज सी इज़ एन ओबीडियंट गर्ल। बहुत ओबीडियंट है, बहुत ब्यूटीफुल है, ओबीडियंट है, एंड सी इज़ ऑल्सो प्रोस्पेरस, बहुत रिच है, बहुत पैसा उसके पास है। और तीनों ही चीज़ जिसके पास है, आपको पता है कि शादी करने में दिक्कत नहीं है, कहीं भी वो शादी कर सकती है। लेकिन बेसिकली बात क्या है कि वो अपने फादर की विल के अकॉर्डिंग शादी करना चाहती है क्योंकि सी इज़ ओबीडियंट। तो कास्केट सीन में क्या होता है कि 3 कास्केट अलग अलग हैं, एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक लेड, और तीनों ही कास्केट में से एक कास्केट ऐसा है जिसमें पोर्शिया की पिक्चर है। और जो भी उसको चूज करेगा, बहुत सारे शूटर्स वहाँ आए हैं, प्रिंस ऑफ अरागन आया है, प्रिंस ऑफ मोरक्को आया है, बोसेनियो आया है, तो सारे ही शूटर्स ने अपना भाग्य आजमाया लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। अलग अलग कास्केट्स को वो चूज करते हैं, लेकिन जिन जिन कास्केट को चूज किया गया उनमें पोर्शिया की पिक्चर नहीं थी। तो उनके ऊपर इंस्क्रिप्शन था, जो भी लिखा हुआ है कि किस कास्केट पे क्या लिखा हुआ है, और खोला जाता है तो किस कास्केट में क्या निकलता है, ये चीज़ें हम क्लासरूम में डिस्कस कर भी चुके हैं। तो कास्केट सीन को आप ज़रूर पढ़ें, इसके पीछे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको आप ज़रूर पढ़ें कि कास्केट सीन जो था उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपना भाग्य आजमाओगे अपने घर आ जाओगे आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत मुश्किल कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपको पढ़नी है ज़रूर। इसके बाद तीसरे सीन की अगर बात करें तो तीसरा जो सीन है दैट इज़ एलोपमेंट सीन। जेसिका का आपने एक कैरेक्टर है जेसिका, जो हम डिस्कस किया डिटेल में। तो जेसिका जो है सी इज़ डॉटर ऑफ शाइलोक, शाइलोक की बेटी है, ज्यू है, और क्रिश्चियन लोगों से शाइलोक बड़ी नफरत भी करता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो उसका जो इलोपमेंट सीन है वो इलोप करती है, किसके साथ इलोप करती है, लोरेंजो के साथ। और लोरेंजो जो है ही इज़ ए पेनीलेस क्रिश्चियन,
क्रिश्चियन भी है और पेनीलेस है, एक पैसा उसके पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके साथ इलोप करती है बिकॉज दे आर लवर। तो इलोपमेंट सीन जो है वो भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलोपमेंट सीन किस तरह से वो इलोप करते हैं, इलोपमेंट की जो प्लान है वो किस तरह से जेसिका लोरेंजो के पास भेजती है और लोरेंजो किस तरह से वापस उसको रिप्लाई करता है लॉन्सलॉट के माध्यम से। ये दोनों जो आपकी इनकी इलोपमेंट की जो प्लान है वो लॉन्सलॉट जो सर्वेंट है बुसैनियों का, पहले वो सर्वेंट था शाइलॉक का, तो उसके माध्यम से दोनों ने प्लान किया और प्लान के अकॉर्डिंग वो दोनों इलोप कर गए। तो ये इलोपमेंट का जो सीन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेसिका अपने घर से बहुत सारा पैसा, बहुत सारे ड्यूकेट्स और बहुत सारी ज्वेलरी भी लेके गई है, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर देखें। इसके बाद अगला जो सीन है, 3 सीन मैंने आपको बताए हैं, एक तो ओपनिंग सीन, दूसरा कास्केट सीन और तीसरा इलोपमेंट सीन, और चौथा जो आपका सीन है दैट इज़ नोन एज ट्रायल सीन। मैंने आपको पहले ही बताया था 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको ये मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है आप पूरा भूल जाओगे, लेकिन इसका ट्रायल सीन जो है ये ऐसा सीन है जो रीडर्स के दिमाग में हमेशा रहता है, आप इसको कभी भूल नहीं पाओगे। इसलिए ट्रायल सीन जो है इसमें एक मर्सी स्पीच दिया जाता है, किसके द्वारा? पोर्शिया के द्वारा। शाइलॉक को एक मर्सी स्पीच देती है और उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, तो क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच वो आप ज़रूर देखें कि उस मर्सी स्पीच में क्या क्वालिटीज़ हैं और उस मर्सी स्पीच का क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ता है शाइलॉक के ऊपर। ठीक है, तो ये 4 सीन आपको मैंने बताए हैं बेसिकली, ये 4 सीन आप ज़रूर पढ़ लें। ओपनिंग सीन, कास्केट सीन, तीसरा आपका एलोपमेंट सीन और चौथा आपका लास्ट जो ट्रायल सीन है, ये आप ज़रूर पढ़ लें। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आएगा अभी डालूंगा आज ही, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप देख लें। वैसे तो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन छोड़ा हो, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो आप आज का जो वीडियो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का वो आप ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू।